बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं? उम्मीद सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे मज़ीद कंसेप्ट मिलने वाले हैं। हमने फ़र्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने सरसरी नज़र से ऊपर से देखा था, तो लेकिन मैंने आपसे कहा था लेकिन जो इसकी ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो होंगी उन पर ज़्यादा फोकस रखना है आप लोगों ने, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। कुछ कंसेप्ट आपके प्रीवियस रिवाइज हो जाएंगे और कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं भी सुना हुआ तो अगर आप ये सुन लेते हैं तो आपका चैप्टर में यकीन से कह सकता हूँ कि 70-80% कवर हो जाएगा आपका। लेकिन बात यही आती है कि ध्यान लेक्चर की तरफ हो और वीडियो को एंड तक देखें। हो सकता है कि जो चीज़ आप स्किप कर रहे हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव लाजमी सुनने गौर से। अगर इसी तरह के ये ऑब्जेक्टिव ना है तो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। अब ये आगे नंबर दिया हुआ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ था कि जब भी डेसिमल इन्वॉल्व हो जाए, क्या इन्वॉल्व हो जाए, नंबर में डेसिमल इन्वॉल्व हो जाए, तो जो ट्रेलिंग ज़ीरो है इनको काउंट हम लोग नहीं करते होते, जो प्रीवियस ज़ीरो थे इनको काउंट नहीं करते। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। अभी देखिए हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक पढ़ा हुआ था। अब एक टॉपिक उस पर आपने गौर से सुना होगा, तो अभी आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गपशप होगा। आप कहेंगे बिल्कुल बच्चों वाला ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए इसको टॉपिक आता है। ठीक है। अब एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन ना आया तो उसकी जगह कोई और बन के आ जाएगा, लेकिन पूछा हुआ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है। तो मतलब किसी भी एग्ज़ाम में, ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में नहीं आया तो आपके नहीं आएगा हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में आपके पास रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आपके। ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ इट्स यूनिट एज न्यूटन सेकेंड। अभी आपने सारी क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होगा। तो हम देखते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे भी इनको। ये ऑब्जेक्टिव आगे चैप्टर के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अभी देखें न्यूटन सेकंड पूछा हुआ है, तो न्यूटन यूनिट होती है किसकी? फोर्स की। टाइम यूनिट होती है सेकेंड की। अब हमने कोई ऐसा फार्मूला देखा है जिसमें फोर्स और टाइम इन्वॉल्व हो, सॉरी टाइम सेकंड यूनिट होती है टाइम की, फोर्स और टाइम इन्वॉल्व हो, तो फार्मूला हमारे पास फोर्स इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इक्वल डेल पी बाई डेल टी, सॉरी। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से डेल पी की वैल्यू निकालें तो डेल पी किसके बराबर आता है? एफ डॉट डेल टी से मल्टीप्लाई है साइड पे जाके, सॉरी डिवाइड है साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें एफ की यूनिट न्यूटन फोर्स की और टाइम की यूनिट सेकंड। तो न्यूटन सेकंड यूनिट है चेंज इन मोमेंटम की, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की, मोमेंटम का ऑप्शन है आपके पास, तो मोमेंटम समझ आएगी सेकंड ऑब्जेक्टिव की। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपके पास, अब ये देखें न्यूटन सेकंड आया हुआ है। अब यहाँ से आपने ऑब्जेक्टिव सीख लिया होगा। अब ज़रूरी नहीं है आपके एग्जाम में यही आए कि न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट है। ठीक है, लेकिन आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एक फार्मूला है। एक पॉइंट आपने यहाँ से इसको ऑब्जेक्टिव से ये सीख लिया। तो आपने ये सीखा कि न्यूटन सेकंड यूनिट होती है किसकी? मोमेंटम की। अब आपके पेपर में किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव रिपीट हो सकता है, तो अगर आपने सुना हुआ गौर से तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव आगे गपशप बन जाएंगे। अगर आपने नहीं समझा हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा इसके ऑब्जेक्टिव को सीखना। आगे थर्ड ऑब्जेक्टिव है, डायमेंशन एनालिसिस इज़ हेल्पफुल फॉर। डायमेंशन एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है? तो इसके लिए मैंने आपको आंसर बताई हुई थी। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो फार्मूला आपको नहीं है पता, उसे वेरिएबल का पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से डिपेंड कर रहा है। तो एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं हम लोग, और होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन बता सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, बिल्कुल हम डिराइव कर सकते हैं। चेकिंग जो होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन की मतलब इक्वेशन होमोजेनिटी, एक साइड वाली डायमेंशन दूसरी साइड वाली डायमेंशन करेक्ट है या नहीं, ये भी हम कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लाज, ये नहीं कर सकते इसको, लाज को वेरीफाई नहीं कर सकते इसको। तो फिर ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, सिर्फ ए और बी ऑप्शन इसकी क्या बनती है? करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एम के सिस्टम। एम के सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी? तो एम से मुराद था मीटर, और मीटर यूनिट होती है लेंथ की। के से मुराद था किलोग्राम, और किलोग्राम यूनिट होती है मास की। और एस से मुराद था सेकेंड, और सेकेंड यूनिट होती है टाइम की। तो एम के सिस्टम में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी आई? टाइम, मास और लेंथ। अब इसके साथ बाकी सिस्टम में देखिए, सी जी एस सिस्टम में भी यही तीन चीज़ें थी, एफ पी एस सिस्टम में भी यही तीन चीज़ें थी, यूनिट डिफरेंट थी उनकी सिर्फ। ठीक है, और एस आई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एम के सिस्टम में 3 हैं, सी जी एस में भी 3 हैं, एफ पी एस में भी 3 हैं, जबकि एस आई इंटरनेशनल सिस्टम में कितनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब ऑब्जेक्टिव एक था, लेकिन आपके प्रीवियस साथ कुछ कंसेप्ट रिवाइज होते जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर गौर करना है। अब नेक्स्ट है द नंबर पाई इज़ डिफाइंड है। पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? असल में पाई एक नंबर होता है, इसे हम कहते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल के एक पॉइंट से शुरू करें और पूरा कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करें, जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर।
ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस डायमीटर ऑफ सेम सर्कल। डायमीटर बोलते हैं रेडियस का, डायमीटर हमारे पास सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस आर तो डायमीटर कितना होगा 2r। सर्कमफेरेंस को डायमीटर के ऊपर डिवाइड करना है। देखें 2 से कट गया आर से आंसर कितना आता है तो पाई। तो पाई रेशो किस किस की है, सर्कमफेरेंस की और डायमीटर की। लेकिन याद रखना है सेम सर्कल का, ये नहीं है कि एक बड़ा सर्कल लिया उसका सर्कमफेरेंस ले लिया और डायमीटर आप छोटे सर्कल करेंगे, सर नहीं। जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस लिया है उसी सर्कल का डायमीटर लें तो जो रेशो आएगी उसे हम किसका नाम देते हैं पाई का। तो देखें रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय। देखिए हमने 3 टाइप के एरर पढ़े थे, रैंडम एरर, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर। आपसे पूछता है रैंडम एरर को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, टेकिंग जीरो करेक्शन, नहीं जी। कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर मोर एक्यूरेट वन, तो हमने कहा था रैंडम एरर आते ही इस वजह से हमें इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं राइज होता। हम बार बार रीडिंग करते हैं, बार बार रिजल्ट डिफरेंट आते जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा लें लेकिन रिजल्ट बार बार चेंज होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, सब जो रिजल्ट हमारे पास होते हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो क्या है टेकिंग मीन ऑफ सेवरल मेजरमेंट, तो आपने जो मेजरमेंट ली होगी उसका एवरेज ले लेना है। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करें इसका मतलब है आप लोग सिस्टमेटिक एरर के ऊपर लाएगा। आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम एरर आ रहा है, वो तो सिस्टमेटिक एरर होगा, इंस्ट्रूमेंट चेंज किया वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन रैंडम एरर ये होता है कि आप बार बार मेजरमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एम्बिग्युइटी आ रही होती है, किसी बार क्या आंसर आता है, किसी बार क्या आंसर आता है। तो इस रैंडम एरर को आप रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, 4-5 बार रीडिंग लेकर उनका एवरेज ले लेते हैं, हम बोलते हैं ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। अब विस्कासिटी हमारे पास अगले आने वाले चैप्टर के अंदर टॉपिक है, लेकिन इसके लिए हमारे पास SI यूनिट डिराइव करनी है। तो मैं आपके लिए फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो सुन लें। ड्रैग फोर्स हमारे बराबर होती है 6 पाई ईटा RV। ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है, फ्लूइड के अंदर जो ड्रैग फोर्स एग्जर्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका फार्मूला ये है। यहाँ पे 6 पाई तो कांस्टेंट है, 6 पाई की तो कोई यूनिट नहीं आएगी। देखें पाई हमारे पास रेशो होती है 2 नंबर की, जो भी 2 नंबर की रेशो आती है उसकी कोई यूनिट नहीं है आपके पास। तो ईटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी, इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी FD/R/V। अब FD फोर्स है, फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। आर की यूनिट क्या होती है, लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, और वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने विस्कासिटी यूनिट निकालनी है। अब देखिए मीटर और मीटर, ऊपर भी मीटर नीचे भी क्या है, यहाँ में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से कट गया, ये मीटर ऊपर गया तो मीटर पावर -1, तो kg m पावर -1, यहाँ तक हम आ गए। अब देखिए ये क्या है s स्क्वायर, और ये थर्ड टर्म हम, ये फोर्थ टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर s और नीचे s स्क्वायर, मतलब एक s से कट जाएगा, ये वाला s ऊपर गया तो s पावर -1। तो ऑप्शन क्या है ये kg पर मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपने एक फार्मूला सीख लिया, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी का फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट कैसे फाइंड की जाती है। अब ये चैप्टर के अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ ये लेक्चर हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो FPSC का एग्ज़ाम दे रहा है, ईटा का एग्ज़ाम दे रहा है, MCAT का दे रहा है, कोई एग्ज़ाम भी दे रहा है, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। बताएं इन चारों में से किस पेयर की डायमेंशन सेम है। तो वर्क और टार्क, इनकी डायमेंशन मैंने कल आपको बताया भी था, जब हम टॉपिक कर रहे थे उसको हमने मेंशन किया था, वर्क और टार्क की डायमेंशन सेम आती है, ठीक है। वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन भी सेम ही है। अब एनर्जी और वर्क की सेम, इसके मतलब एनर्जी और टार्क की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। समझ आ रही है इस बात की। सबके फार्मूले लेकर डायमेंशन निकालें तो आप देखेंगे तो सारे करेक्ट हैं। यहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव सीखा है वर्क, एनर्जी और टार्क, इन तीनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। किसी भी जगह पे आ जाए वर्क, एनर्जी और टार्क, तो इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। उसके बाद प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन है, 1 पीको इक्वल टू, पीको की वैल्यू 10 पावर -12 होती है, तो आपको रटा खुद लगाना होगा। जो प्रीफिक्सेस वाला टेबल है बुक के अंदर उसको याद कर ले सही तरह से, ये कि कोई भी प्रीफिक्स एग्जाम वगैरह में आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है इफ़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखिए अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ गया है। लास्ट टाइम हमने अनसर्टेनिटी के कुछ रूल पढ़े थे, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, सब्ट्रैक्शन के, तो मैंने आपको बताया था ये रूल। अभी मैंने एग्जाम्पल से नहीं समझाया था, मैंने कहा था आगे एग्जाम्पल आएगी, तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आ गई है। इफ़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास इज़ 2%, मास के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज़ 1%, वेलोसिटी के अंदर कितनी है 1। हमसे पूछा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ ऑफ mv²। हाफ इसकी तो कोई आंसर मतलब डायमेंशन वगैरह नहीं होती, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। m की डायमेंशन क्या है जी, उसने क्या कहा कितने परसेंट है, 2%, इसको मैं ले लेता हूँ 2%। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी अनसर्टेनिटी थी 1%, और ऊपर पावर कितनी है 2। अब यहाँ पे रूल लगाएं 2%, तो इस तरह से इसको हम नहीं छेड़े अभी। तो हमने कहा था जो पावर होती है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होती है,
ये नहीं कहना 1 का स्क्वायर 1, ये नहीं कहना। पावर को परसेंटेज आंसर से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 1 जार 2, आंसर 2 आएगा, मल्टीप्लाई हुआ है अच्छा इससे। ठीक है, फिर हमने कहा था जब भी मल्टीप्लिकेशन आए तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपस में ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई नहीं ऐड किया जाता है। ये 2% है और ये 2%, दोनों को ऐड में तो आंसर कितना है 4%। जहन में रखें मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये नहीं कहना 2 2 4 भी यहाँ पे कॉमन सी बात है, ये आगे है। अगर यहाँ पे 3 होता है तो मैं 3 और 2 5 नहीं लिखता, 3 और 2 5 लिखता, 3 2 6 नहीं लिखता। अच्छा ये बात समझ आई है, तो ऑप्शन क्या होगा 4%। अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ आ गई है कि किस तरह पावर रूल अप्लाई होता है और किस तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है, समझ आ गई है इसकी। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर इज, लाइट ईयर असल में यूनिट है डिस्टेंस की, और इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल के अंदर लाइट जितना फासला तय करती है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, और ये डिस्टेंस की यूनिट है और डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है। ठीक है, अब देखना सिर्फ जिसमें एल आया हुआ है, इधर एल भी है टी पावर -1 भी है, इधर एल नॉट एल तो ही नहीं है, इधर एल भी 0, इधर क्या है एल है, एम भी 0 है, टी भी 0 है, तो एल ये डायमेंशन किसकी होगी लेंथ की। अब आपके क्वेश्चन आ रहे हो कि एम नॉट टी नॉट क्यों लिखा हो, तो जितने लिखो आपकी मर्जी है, लेकिन जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो बीच में मेंशन होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन मेथड समझा रहा हूँ किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या तरीका होगा, 1 लाइट ईयर पूछा हुआ है। अच्छा मैंने अभी आपसे कहा है एस इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10 पावर 8, और टाइम कितना है 1 ईयर का हुआ है, कितना का हुआ है 1 ईयर। अब इस 1 ईयर को पहले किस में कन्वर्ट करना है डेज़ के अंदर, 1 ईयर बराबर होता है 365.25 डेज़। फिर उस डेज़ को कन्वर्ट करना है किसके अंदर आर के अंदर, उस आर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर मिनट के अंदर, और फिर मिनट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर सेकंड के अंदर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन होगा ये। इसको आप खुद सॉल्व करना है। अगर आंसर आपके पास नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या मैं व्हाट्सएप बॉक्स में मुझे बता देना है, मैं खुद आपको नीटली नेक्स्ट अलग से पेज पे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जी द डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर इज सेम एज रेट ऑफ, एम सी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है। अभी हमने एनर्जी आइंस्टाइन फेमस एनर्जी इक्वेशन है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपके जब में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाते जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ी ही नहीं है। देखिए हमने चैप्टर एक ही पढ़ा है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरी किताब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन वही पूछा हुआ है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ये नहीं कहा हुआ कि वेलोसिटी निकालें, इतनी स्पीड दी है, टाइम दिया हुआ, ये वेलोसिटी फाइंड करें, ये नहीं, इस तरह के ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव वही है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी वो उठाई है जो आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन हमने पढ़ना है आगे जाके, लेकिन इसकी क्वेश्चन आ गया ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर सेम एज, इसकी डायमेंशन किसके साथ मिलती जुलती है। अभी हमने कहा ये तो एनर्जी है, अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में एक बात सीखी थी, एनर्जी वर्क और टार्क इनकी डायमेंशन क्या होती है सेम। अब यहाँ पे एनर्जी तो आया हुआ नहीं हुआ, वर्क भी नहीं आया हुआ, तो क्या आया हुआ है टार्क, इसका मतलब है इक्वल टू एम सी स्क्वायर टार्क की डायमेंशन है। समझ आइए इस बात की। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पहला देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब भी आप यूनिट लिखते हैं तो यूनिट में लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, तो ये यूनिट नहीं रिप्रेजेंट करिए, सेंटेंस का नाम है तो ये गलत है, प्रॉपर यूनिट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा आप यहाँ से एक पॉइंट सीख लिए कि जब भी यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो स्मॉल लेटर जब पूरा लिखेंगे, और जब सिर्फ सिंबल लिखेंगे तो फिर कैपिटल लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एन कैपिटल लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन स्मॉल से लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर ये ठीक है। थर्ड में देखें फिर एन कैपिटल है, फोर्थ में न्यूटन, लेकिन मीटर का एन क्या डाला हुआ है कैपिटल, मीटर क्या मैंने अभी इसका क्या निकालना है स्मॉल डालना है। सही बेस्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है फिर बी ऑप्शन। ठीक है, अभी देखिए हमने 14 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, तो आपको काफ़ी सारा कंसेप्ट मिल गया होगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, लेकिन जो बात समझ नहीं आ रही मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताएं सर ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही, हमें फुली एक्सप्लेन करके दें। अभी वीडियो को स्किप नहीं कर रहा, हम आगे भी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, देखें आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे ऑब्जेक्टिव है द डिफरेंशियल फार्मूला ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुज एसआई यूनिट इज कैंडेला। इसका डिफरेंशियल फार्मूला क्या होता है, इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आपने इसकी डायमेंशन निकालनी है। फार्मूला इसका होता है पावर
ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। इसका फार्मूला आप लोगों ने डिराइव करना है, तो फार्मूला का ऑप्शन यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपने खुद डिराइव करना है। इसका आंसर ये नहीं है। अच्छा, अपने आप खुद आंसर बताना है कि सर आपके पास क्या आंसर आया, कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर मैं आपको खुद आंसर प्रोवाइड करूँगा कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया, लेकिन सवाल आपने खुद करना है। ठीक है, बुक का आंसर मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर लगाया बी वो, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू। पीरियड ऑफ अर्थ बोलते हैं कि अर्थ अपने गिर्द मतलब अपना चक्र कितने गिर्द टाइम में कंप्लीट करती है। तो अर्थ दो टाइम की रोटेशन का, एक रोटेशन होती है, एक रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके पास रिवाइज होता रहे हैं। एक को हम बोलते हैं रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन बोलते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह घूम रही होती है, इसे हम बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन ये होती है कि ये सन के गिर्द जब रिवॉल्व होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है वो 365 डेज़ में कंप्लीट होती है, जबकि रोटेशन जो है वो एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन जो 24 आवर के अंदर। अब 24 आवर तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? 1 सोलर डे। ठीक है, नेक्स्ट है द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 12.38। साइज़ है मतलब उसकी लेंथ दे दी है एंड 14.3 लेंथ और वेड्थ दे दी है। देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पैरामीटर किसके बराबर होता है जी? पैरामीटर बोलते हैं जो टोटल डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल जी, तो पैरामीटर बोलते हैं फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है पैरामीटर इसको बोला जाता है। रेक्टेंगल मतलब जो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस होता है, हम क्या इसका नाम देते हैं? पैरामीटर का। अब सर्कल के केस मैंने पीछे आपको बताया था, इसे किसका नाम दे रहे थे? सर्कमफेरेंस का। इसे किसका नाम देते हैं? पैरामीटर का। पैरामीटर आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है क्या बताएं जी? इस मतलब इसका पैरामीटर बताएं। दो साइडें दे रही है, ये कितनी है जी? 12.38। ये भी कितनी है? 12.38। ये कितनी हो गई? 14.3। ये भी कितनी होगी? 14.3। मतलब 4 पॉइंट इनको हमने ऐड करना है। अब हमने आंसर को ऐड आपने बाद में खुद कर लेना, कितना आंसर आ, चारों को ऐड करें तो आपको खुद पता लग जाएगा कितना आंसर बनता है। अच्छा, लेकिन हमने ये देखना है कि आंसर में से आंसर चूज़ कौन सा करना है। तो हमने यहाँ पे जो अपना फिजिक्स का कंसेप्ट लगाना है वो ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला निकालना है। हमने कहा था एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर के कौन से लगाने हैं आप लोगों ने? जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है उतने आंसर में सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 डेसिमल प्लेस तक है और इसका 2 डेसिमल प्लेस तक। जो आपका आंसर आएगा उसको अपने 1 डेसिमल प्लेस है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट डेसिमल प्लेस इसमें ना, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। अब आपका यह आंसर पॉसिबल नहीं है 36 वाला, ये भी नहीं है 68 वाला, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं, 36 वाले में 2 डेसिमल। अब या तो बी होगा या ए होगा, लेकिन आप खुद देखें इनको जब आप 4 बार ऐड करेंगे तो आंसर 53 वाला आएगा। अच्छा, 26 नहीं आ सकता। आप खुद ऐड 12 और 14 को ही ऐड करें, एक बार ही ऐड करें तो 26 से ज़्यादा बन रहा है। समझ आ रही है इस बात की? तो यहाँ से आपने एक पैरामीटर की बात सीखी, पैरामीटर क्या होता है, और दोबारा हमारे पास रूल रिवाइज हुआ किसका? सिग्निफिकेंट फिगर का, एडिशन का सिग्निफिकेंट फिगर का रूल रिवाइज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे कह रहा है लार्जर नंबर ऑफ स्विंग ऑफ पेंडुलम इज़ यूज टू रिड्यूस। अगर नंबर ऑफ स्विंग मतलब जो आप लोग पेंडुलम को इस तरह घुमाते हैं उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा कर दें। ठीक है, स्विंग मतलब झूला है उसका, स्विंग हम झूले को इनाम देते हैं। ठीक है, बार बार उसे मतलब उस नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसकी ज़्यादा कर दें, तो ये हमारे पास किसको रिड्यूस करता है? टाइमिंग अनसर्टेनिटी को। अब ये बात हमने पीछे नहीं पढ़ी, लेकिन अभी आपको बताता हूँ टाइमिंग अनसर्टेनिटी होती क्या है। ठीक है, टाइमिंग अनसर्टेनिटी बोलते हैं लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये नंबर ऑफ स्विंग। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी आप ज़्यादा करोगे टाइमिंग अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? कम। और इस तरह लीस्ट काउंट जितना कम करोगे टाइमिंग नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा, टाइमिंग अनसर्टेनिटी कम। लीस्ट काउंट कम, टाइमिंग अनसर्टेनिटी कम। लीस्ट काउंट के साथ टाइमिंग अनसर्टेनिटी का डायरेक्ट रिलेशन है और नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से आगे पूछे टाइमिंग अनसर्टेनिटी क्या होती है, तो आपने बोलना है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम किसका नाम देते हैं? टाइमिंग अनसर्टेनिटी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1 फर्मी इज इक्वल टू। फर्मी हमारे पास किसकी यूनिट होती है? इस तरह के फर्मी एनर्जी की एक यूनिट है आपके पास। अच्छा, किसी और सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। फिर 1 फर्मी इज इक्वल टू, फर्मी किसके बराबर होता है? आर्टो फेम्टो। ठीक है, जिस हमने पढ़ा ना आर्टो फेम्टो, तो ये बराबर होता है 10⁻⁻15 के, वही प्रीफिक्सेस वाला को, जिस तरह पीछे पी को आया तो अब फर्मी आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ सेकेंड इज देयर इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? वही बात 1 ईयर लिख लिया, ईयर की जगह हम लिखेंगे 365.25 डेज़, फिर लिखेंगे 365.25 डेज़ की जगह हम लिख सकते हैं 24 आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 24 से, जो आंसर आएगा वो आर में होगा। फिर ये वाला आंसर इस तरह से होगा, आर की जगह हम लिखेंगे
1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। अब 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है? अगर आंसर नहीं आ रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं खुद आपको सॉल्व करके एक एक्यूरेट आंसर इसका प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके मज़ीद आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इन 20 ऑब्जेक्टिव में आपको कोई मसला हो, कोई ऑब्जेक्टिव समझ ना आ रहा हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। हमेशा खुश रहें। जो कोई मसला आ रहा है, जो कोई लेक्चर आप जल्दी चाह रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं जितना जल्दी पॉसिबल हुआ तो उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो नहीं अपलोड कर सका तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू वो टॉपिक क्लियर करवा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।